हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई और मैं डेली क्वेश्चंस कराती हूँ। तो अगर आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है बिल्कुल फ्री में, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, यूनिक टाइप के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आप टाइम पर वीडियोज़ देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम की आइडेंटिटी को। ठीक है, तो नेशनल इनकम में देखिए, नेशनल इनकम क्या है ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो देखिए, वहां पे मैंने नेशनल इनकम बताया हुआ है। तो कुछ नहीं, ये टोटल इनकम है, ठीक है, किसी एक कंट्री का है, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये जो नेशनल इनकम है, ठीक है, वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो नेशनल इनकम में सी चाहिए, आई चाहिए, प्लस जी चाहिए, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, इतनी सारी कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, नेशनल इनकम हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये क्या है, नेशनल इनकम आइडेंटिफाई इसी से होता है। ठीक है, इतने सारे कंपोनेंट चाहिए होता है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जी फॉर गवर्नमेंट, एक्स है एक्सपोर्ट और एम है इंपोर्ट। ठीक है, इतने सारे कंपोनेंट्स किसके लिए, नेशनल इनकम आइडेंटिटी के लिए इतने सारे कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आपको बताना इन सब ऑप्शन में कि लीनियर कौन सा है। ठीक है, तो लीनियर मतलब क्या होता है कि जिसका जो पावर है वो 1 होगा। लीनियर वही ना होता है जिसका पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैक्स z, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, मतलब 1 नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3x प्लस 2y प्लस 8x का स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको लीनियर, यहाँ पर लीनियर दिख रहा है, सबका पावर क्या है, 1 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबका पावर स्क्वायर में है और यहाँ पर भी इसका पावर 1 है। मतलब इसका आंसर 2 हो गया, 2 और 4, क्योंकि यहाँ पर भी सबका पावर क्या है, 1 है और यहाँ पर भी इसका पावर 1 है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, हमको लगता है कि यहाँ पर इसका पावर स्क्वायर था। ठीक है, तो ये वाला इसका पावर में भी क्या है, स्क्वायर है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में देखिए, इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब कि 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मतलब कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, हमको लगता है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, जिस भी जो फंक्शन है उसमें जिसका पावर 1 होगा वो लीनियर होता है। ठीक है, स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूब हो, कुछ अलग 4 पावर में 4 हो, 5 हो, वो लीनियर नहीं होगा। लीनियर वही होगा जिसका पावर क्या होगा, 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन ध्यान में आए तो देखिए, इसमें से 4 वाले नंबर में इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसका मतलब कि 1 है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोनिक पॉवर्टी इज द मेन प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैज कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो पॉवर्टी हम लोग की कंट्री का प्रॉब्लम तो है, ये सही बात है। पॉवर्टी, यहाँ पे पॉवर्टी लिखा हुआ है, क्रोनिक पॉवर्टी ये मेन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया का। ठीक है, और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैज कॉज्ड, ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, और वो हमारे देश में शासन करने लगे। ठीक है, रूल करने लगे, तो इससे हम लोग के देश में अनएम्प्लॉयमेंट आया। ठीक है, ये बात बोला गया है। ठीक,
जिसके कारण इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये बात बहुत हद तक सही है कि ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, और उन्होंने हम लोग के जो कंट्री में रूल करने लगे, शासन करने लगे, जिससे हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो हम लोग का सारा काम हाथ से होता था, मशीन्स नहीं थे, तो यहाँ पे क्या था, बहुत सारे लोग जो कि एम्प्लॉयड थे, ठीक है। जब मशीन्स आ गए तो क्या हो गया कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम मशीन्स बहुत कम लोग में करने लगे। तो बहुत कम लोग से, मतलब एक मशीन्स ले लेंगे, मान लीजिए कि एक टी शर्ट बनाने में मान लीजिए कि पांच आदमी लगते हैं, ठीक है। तो वही एक टी शर्ट मशीन में मात्र, और उसको भी बनने में, सूखने में, मतलब पूरा कंप्लीट होने में 10 दिन का टाइम लगता है। लेकिन एक मशीन, मात्र एक ही इंसान, एक ही लेबर से एक मशीन चल जाएगा और वो काम आपके 2 घंटे में हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि मशीन्स आने के कारण जो ब्रिटिशर्स आए तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई, इंट्रोड्यूस्ड हो गई, जिस कारण बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा बहुत सारे लोगों को। तो ये दोनों रीजन सही, दोनों जो असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या क्रॉनिक पॉवर्टी का रीजन क्या ये है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है, तो ये नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट या ट्रू, एंड आर इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट लिखा है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी मेजर इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके लिए कौन से मॉनेटरी मेजर का यूज करते हैं। अब मॉनेटरी मेजर भी दो होता है, एक क्वांटिटेटिव, सेकेंड इज क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव अलग है, क्वालिटेटिव अलग है, ठीक है। मॉनेटरी मेजर करने के भी दो तरीके, ठीक है। तो आपको बताना है, ये कुछ ऑप्शन से आपको बताना है इसमें से कौन से मॉनेटरी मेजर से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल, इन्फ्लेशन क्या होता है, कंटिन्यूअसली राइजिंग प्राइस, जो लगातार जो प्राइस किसी भी चीज की कीमत बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल करें, कौन से मॉनेटरी मेजर से इसको कंट्रोल करें, ठीक है। तो देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेंट्रल बैंक परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। क्या सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगा कॉमर्शियल बैंक से, तो क्या इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक ले रहा है कॉमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इससे कैसे होगा, इससे होगा ही नहीं, तो ये रॉन्ग है। द सेंट्रल बैंक सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, इससे होगा आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है। द बैंक रेट में बी रेज्ड, ठीक है। बैंक रेट बढ़ गया, ठीक है, तो जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कम लेंगे, ठीक है। लोग बहुत कम उधार ले रहे हैं, लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो पैसा लेते हैं, ठीक है, क्रेडिट लेते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्राइसेस तो और बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब बैंक रेट जब बढ़ जाएगा तो लोग क्रेडिट कम लेंगे, ठीक है, और इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन भी सही है। द बैंक रेट में बी रिड्यूस, अगर बैंक रेट रिड्यूस हो जाता है, बैंक रेट कम हो जाता है, तो क्या इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, बैंक रेट कम होगा तो इससे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा नहीं, और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कैसे, क्योंकि बैंक रेट जब घट जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। बैंक रेट घट जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। रेजिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, जब CRR को बढ़ा दिया जाए, कोई भी अपने, CRR का मतलब क्या होता है कि टोटल डिपॉजिट का छोटा सा पार्ट, मतलब टोटल डिपॉजिट का छोटा सा पार्ट हम लोग रख देते हैं, छोटा सा पार्ट मतलब यहाँ पे जितना भी 100 होगा,
तो इसका 10 अगर हम लोग रख देंगे एज अ रिजर्व, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व, ठीक है। तो पूरा पूरा डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज हम लोग रख देते हैं एज अ रिजर्व, उसको बोलते हैं CRR। तो अगर CRR को बढ़ा देंगे, यहाँ पे 10 रख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 15 रखने लगेंगे, तो जब CRR बढ़ा देंगे तो इससे भी क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कौन कौन सा करेक्ट है, सेंट्रल बैंक सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बैंक रेट में भी रेस्ड, बैंक रेट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कम लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कम लेते तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो सी इज करेक्ट। बैंक रेट में भी रिड्यूस, बैंक रेट अगर घट जाएगा तो लोग ज्यादा क्रेडिट लेंगे, तो इससे रिड्यूस नहीं होगा, इससे इंक्रीज होगा, तो ये रॉन्ग है। रेज ऑफ CRR, CRR अगर बढ़ा देंगे, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि लोग जो एज अ रिजर्व जितने पैसे रख रहे हैं उससे ज्यादा रिजर्व रख रहे हैं, मतलब रखते हैं, ठीक है, रखेंगे अगर बैंक में, तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो इसमें आंसर है B, C और E। आंसर क्या होगा, B, C, E, A तो नहीं हो रहा, A, C, B इसका आंसर है, आंसर विल बी B, C, E, ठीक है, ये सही हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु लेफ्ट द जॉब टू फाइंड अनदर जॉब वुड बी क्लासिफाइड। एक इंसान क्या करता है, एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में शिफ्ट करने का सोचेंगे या फिर करेंगे, ठीक है। तो उसके बीच में मान लीजिए आप एक जॉब से स्विच करके दूसरे में जा रहे, उसके बीच आप 1 महीना, 20 डेज या 30 डेज या 1.5 महीना, जितना भी दिन अनएम्प्लॉयड रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। मतलब कि एक जॉब को छोड़ के अगर आप दूसरे में जा रहे हैं तो उसके बीच जितने भी दिन आप अनएम्प्लॉयड रहे उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहीं भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फ्रैक्शनली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, ये पार्ट है फ्रिक्शनल का, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में MCQs के क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, जो कि शॉर्ट वीडियो में आता है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उससे भी दिखा करिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।